नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं बोलूंगा वो है सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये डिसाइड किया है कि हम ये एग्जामिन करेंगे कि लगभग 3 डेकेड्स पहले, लगभग 30 साल पहले, ये जो हमारा इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो मार्जिनलाइज्ड और पुअर के लिए मैक्सिमम कोटा हो सकता है वो 50% हो सकता है। 1992 में एक 9 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि जो जॉब्स में रिजर्वेशन है वो 50% मैक्सिमम होगा, 50% को एक्सीड कर सकता है ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये कब हुआ था? ये हुआ था इंदिरा साहनी वर्डिक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। लेकिन ओवर द ईयर्स आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ पे रिजर्वेशन को 50% के ऊपर लेके जा चुके हैं। इनमें दो नाम मैं लेना चाहूंगा, एक है महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे 60%, लगभग 67% रिजर्वेशन है। महाराष्ट्र में भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। इनके रिजर्वेशन 60% को ओवरशूट कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जो 1992 का इंदिरा साहनी का जजमेंट है ये वायलेट हो गया? नहीं। इंदिरा साहनी की जजमेंट में बोला गया था कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये 50% वाला जो अपर लिमिट वाला नियम है इसको रिलैक्स किया जा सकता है। अब यहां पे एक बहुत पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होगी। देखिए, तमिलनाडु में जो 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन है इसको कहीं ना कहीं मान लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो तमिलनाडु की कास्ट है ना वो बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में आती है। वहां पे हायर कास्ट बहुत कम है, बैकवर्ड क्लास ही ज्यादा है, इसीलिए वहां का रिजर्वेशन 50% से ऊपर है। और कुछ लोगों ने तमिलनाडु में रिजर्वेशन को कम करने की भी कोशिश की तो उनके हाथ पांव काट दिए गए। ठीक है, पुराने केस है, आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब यहां पे बातचीत हो रही है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट, एसईबीसी एक्ट 2018 की। ये जो एसईबीसी एक्ट 2018 का, ये महाराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देता है, 12 से 13% कोटा बेनिफिट्स देता है। एक्चुअली कोटा बेनिफिट्स पहले दिया गए थे 16% के। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने तो 16% का दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में क्या बोला कि मराठा कम्युनिटीज के लिए एजुकेशन में 12% सीटें रिजर्व होंगी और एम्प्लॉयमेंट में 13% सीटें रिजर्व होंगी। लेकिन इस 12 और 13% से भी ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट ये वायलेट होता है, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट 50% रूल की बात करता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50%। 50% से आगे जाओगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट इस बारे में भी बात करेगा कि जो महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो 12 से 13% रिजर्वेशन दिया जा रहा है मराठा कम्युनिटी को, क्या ये एक्सेप्शनली रिक्वायर्ड है ये महाराष्ट्र में? इसके ऊपर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बात करने वाला है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक और चीज के बारे में बात करेगा कि भाई देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, जिसके थ्रू आया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, किस हद तक ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टेट लेजिस्लेचर्स की अथॉरिटी के साथ इंटरफेयर करता है, इसको भी यहां पे देखा जाएगा। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी अथॉरिटी है कि वो स्टेट के सब लोगों के लिए काम करें, इंक्लूडिंग सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटीज, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए काम करें। ठीक है भाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। किसके थ्रू? थ्रू आर्टिकल 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक आर्टिकल 342 ए भी जोड़ा गया। आर्टिकल 342 ए क्या करता है? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज इन अ स्टेट। It says that it is for the parliament to include a community in the central list for socially and educationally backward for grant of reservation benefits। यानी कि आर्टिकल 342A जो कि आया था आपका इस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसके चलते पार्लियामेंट को यह ताकत दी है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि हमारे देश में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन सी कम्युनिटी है जिनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो राज्य के लेजिस्लेचर से ही आती है। तो यहां पे ये भी बात की जाएगी कि किस हद तक आर्टिकल 338 बी और आर्टिकल 342 ए ने स्टेट के लेजिस्लेचर की ताकत को कम किया है, इसके बारे में भी यहां पे बातचीत होगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में चीज काम आएगी, क्योंकि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को यहां पे रीडिस्कस करने वाली है।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया और कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे बाकी करंट अफेयर्स की इंडिविजुअल वीडियोस, डेली हिंदू एडिटोरियल डिस्कशंस की पीडीएफ के लिए और साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। फिर केन विंस नॉट फ्रॉम यूएस, यूके, अदर कोर्ट्स फॉर $1.4 बिलियन अवार्ड। देखिए 5 countries, courts in 5 countries including the US and the UK have given recognition to an arbitration award that asks India to return $1.4 billion to Kane Energy PLC। इंडिया यूके के बीच में एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, ऐसा बोला इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने। ठीक है भाई, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है आपका नीदरलैंड्स ने, ठीक है, इसके 3 मेंबर ट्राइब्यूनल ने क्या बोला कि इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को वायलेट किया है और केन इंडिया पे गलत तरीके से टैक्स लगाया है, इसलिए अब इंडिया को केन एनर्जी को 1.4 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, लगभग 10,200 करोड़ रुपए वापस करने हैं। एक्चुअली में ये डिस्प्यूट आया था 2015 में, गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा 10,200 करोड़ रुपए का, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी। जब केन एनर्जी दे दिया नहीं, तो केन एनर्जी के सारे एसेट्स को हथिया लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। केन एनर्जी ने ऐसा किया क्या था, तो केन एनर्जी ने शेयर्स की खरीद फरोख्त की थी, और शेयर्स की खरीद फरोख्त जब की जाती है तो शेयर को कैपिटल की कैटेगरी में लाया जाता है, और जब कैपिटल को आप खरीदोगे और बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। केन एनर्जी ने बोला कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, सरकार ने बोला देना पड़ेगा, और सरकार ने जितने भी केन एनर्जी के टैक्स एसेट्स थे, जितने भी उनके रिफंड्स थे, वो सब हथिया लिए। भाई केन एनर्जी चला गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला गया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला कि इंडिया ने ये जो टैक्स लगाया गलत लगाया, अब इंडिया को 1.4 बिलियन डॉलर वापस करने हैं केन एनर्जी को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया वापस नहीं करेगा तो क्या कर लोगे, तो आप ये कर लोगे कि जो केन एनर्जी है वो दौड़ के गया यूएस के कोर्ट के पास, यूके के कोर्ट के पास, नीदरलैंड के कोर्ट के पास, कनाडा के कोर्ट के पास, फ्रांस के कोर्ट के पास, और इन कोर्ट में जाके इसने ऑर्डर दिखाया कि देखिए हमको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर के बेसिस पे हमको इंडिया से 1.4 बिलियन डॉलर वसूलना है। अब अगर भारत की सरकार 1.4 बिलियन डॉलर नहीं देगी, तो यूके में, यूएसए में, नीदरलैंड्स में, कनाडा में, फ्रांस में भारत सरकार के 1.4 बिलियन डॉलर के एसेट्स को ये सरकारें जब्त कर सकती हैं और केन एनर्जी को दे सकती हैं। इंडिया के लिए यहां पे नाक कटने वाली बात की सिचुएशन आ गई है। मतलब इंडिया ने पहले तो टैक्स खींच लिया, ओके, अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को बोला है कि या तो 1.4 बिलियन डॉलर दो, नहीं दोगे तो ये जो केन एनर्जी है वो यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस जैसी कंट्रीज के कोर्ट में जाके केस फाइल कर चुकी है। केस ने पॉजिटिव दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया केन एनर्जी को। ग्रीन सिग्नल देने का मतलब क्या हो गया कि अब अगर इंडिया ने सही समय पे 1.4 बिलियन डॉलर केन एनर्जी पीएलसी को वापस नहीं किए, तो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एसेट्स हैं इन कंट्रीज में, उन एसेट्स को इस 1.4 बिलियन डॉलर की पेमेंट के लिए खींचा जा सकता है, अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ ना, इंडिया के लिए नाक कटने वाली बात होगी, रियल में नाक कटने वाली बात होगी कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे देश की कोर्ट में जाके इंडियन गवर्नमेंट से पैसा लेता है और दूसरे देशों में इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को हथिया लेता है। अब ये देश की सरकारें इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को हथियाएंगी, किस हद तक वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपने रिश्ते खराब करने को कोशिश करेंगी, ये सब देखिए आगे आने पे ही पता चलेगा। फिर केन एनर्जी पीएलसी यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा और फ्रांस में तो इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने के लिए केस जीत चुका है। सिंगापुर, जापान, यूएई और केमन आइलैंड्स में भी इन्होंने इस अवार्ड को रजिस्टर, इस अवार्ड की इंप्लीमेंटेशन के रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया है। कुल मिला के मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अवार्ड का मतलब यही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अवार्ड का मतलब यही है कि भाई मुझे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड्स के ऑर्डर मिल चुके हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक इंटरनेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल है, तो इस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अवार्ड को दुनिया भर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो यूएस, यूके में इंडियन गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो हथिया लो इस 1.4 बिलियन डॉलर के लिए, अगर भारत सरकार पे नहीं करती। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ट्राइब्यूनल ने 21 दिसंबर को इंडिया के अगेंस्ट क्यों रूल किया, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि यूके के साथ जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी इंडियन गवर्नमेंट की, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने वायलेट किया है।
यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 5 मार्च को बोला कि भाई हमारे पास एक सोवरेन ताकत है टैक्स लगाने की, और हमने अपनी सोवरेन ताकत के चलते ही टैक्स लगाया है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टैक्स इशू है, हम अपनी ताकत के चलते टैक्स लगा रहे हैं, हमको कोई टैक्स लगाने से रोक नहीं सकता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है। आगे आने वाले समय में क्या होता है इसको देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में effects of policies and politics of developed and developing countries, multi important international institutions, agencies and fora, खासकर यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट है भाई सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रीकल्चर करते वक्त आसपास कुछ पेड़ लगा दीजिए और उस पेड़ से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इसको ही बोलते हो आप एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर एक लाइन में बात की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर अफेयर्स ने वेलफेयर ने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। सेंट्रल सिल्क बोर्ड किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर फॉर्म करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस मॉडल की, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री को इंप्लीमेंट किया जा सके सिल्क सेक्टर में। एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, SMAF स्कीम। इस SMAF स्कीम के अंदर भाई सिल्क सेक्टर को भी जोड़ा जाए, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो बेसिकली इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की साइन करने से होगा क्या कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि सेरीकल्चर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को अडॉप्ट किया जाए, ताकि मेक इन इंडिया भी प्रमोट हो और हम सिल्क प्रोडक्ट को इस प्रकार से प्रमोट करें कि हम बाकी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट भी करें। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ सेरीकल्चर को जोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सब मिशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, DACN-FW, ये सब मिशन ऑन एग्री फॉरेस्ट्री को इंप्लीमेंट कर रहा है 2016-17 से। और ये सब मिशन ऑन एग्री फॉरेस्ट्री किसका पार्ट है? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 का पार्ट है। ये सब मिशन किसके अंदर काम करता है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। इंडिया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई थी, किसको लेके? एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस पे, जो कि दिल्ली में हुई थी फरवरी 2014 में। तब से इस एग्री फॉरेस्ट्री मिशन को 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या करता है ये सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री? इट एम्स टू इनकरेज फार्मर्स टू प्लांट मल्टीपर्पज ट्रीज टुगेदर विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ आप मल्टीपर्पज ट्रीज प्लांट करिए। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का तो बेनिफिट है ही, इस मल्टीपर्पज ट्रीज से जो पैदावार होगी उसका भी बेनिफिट होगा, प्लस क्लाइमेट रेजिलियंस भी प्रमोट होगा, फार्मर्स को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगी, वुड बेस्ड और हर्बल इंडस्ट्री बेस्ड एडिशनल फीड स्टॉक भी मिलेगा। ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है PM मोदी टू इनॉग्रेट मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो यहाँ पे त्रिपुरा में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। प्लस ये जो मैत्री सेतु जो नाम का ब्रिज बन रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये ब्रिज बन रहा है फेनी नदी के ऊपर। 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। इंडिया में सबरूम नाम की जगह को बांग्लादेश में रामगढ़ नाम की जगह से जोड़ेगा ये ब्रिज। और मैत्री मतलब होता है दोस्त, इसलिए इंडिया बांग्लादेश दोस्त हैं, इसलिए ब्रिज लॉन्च किया जा रहा है। तो इंडिया की बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी इस ब्रिज के थ्रू। इस ब्रिज को बनाया गया है 133 करोड़ रुपए की कॉस्ट पे। किसके थ्रू बनाया गया है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। मैत्री सेतु नाम क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस ग्रोइंग बायलैटरल रिलेशंस एंड फ्रेंडली टाइज विद इंडिया एंड बांग्लादेश। इट इज पोइज्ड टू हेराल्ड अ न्यू चैप्टर फॉर ट्रेड एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो ब्रिज है, इसके इनॉग्रेशन से ऐसा बोला जा रहा है कि त्रिपुरा बन जाएगा अब गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कैसे बन जाएगा? क्योंकि भाई अब त्रिपुरा का चित्तागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश के साथ एक्सेस है। ठीक है, चित्तागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश सबरूम से केवल 80 किलोमीटर दूर है। तो सबरूम से आप इस ब्रिज से पहुंच जाओगे रामगढ़ बांग्लादेश में, और फिर चित्तागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना नॉर्थ ईस्ट की, ये बढ़ाई जा रही है इस ब्रिज के थ्रू। एक्चुअली में अगर आप बांग्लादेश को देखो तो बांग्लादेश के साउथ में समुंदर है, और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट तीनों जगहों पे ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से घिरा हुआ है। वेस्ट में वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ है,
तीन तरफ से। तो भाई पूरा का पूरा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है इंडिया का और बांग्लादेश का, इसको कनेक्ट करने का टारगेट है हमारी सरकार का, जिसमें मैत्री सेतु एक स्टेप है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज में चीज काम आएगी। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के ब्रिजेस बांग्लादेश को ही मदद करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों की जो मोबिलिटी है इंडिया के साथ वो बढ़ती है। कल की डेट में म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी आती है और म्यांमार के साथ ट्रेड बहुत तेजी से शुरू होता है तो म्यांमार बांग्लादेश के ट्रेड आसान हो जाएंगे। हालांकि म्यांमार की बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री है, बट आप समझ ही सकते हो कि जब भी ट्रेड की बात होती है, ट्रेड में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो तरीका, जो रास्ता ट्रेड के लिए सबसे छोटा होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अलग अलग रास्ते बनाने, रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, ये सरकारों का टारगेट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री क्लासिफाइड ऑल मेजर स्कीम्स अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। देखिए ये काफी बड़ी न्यूज है, यहां मैंने बहुत ब्रीफ में कवर की है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया कि जितनी भी स्कीम्स काम करती हैं MWCD के अंदर, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए उनको 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर सेग्रीगेट किया जाएगा। एक अम्ब्रेला स्कीम है मिशन पोषण 2.0, एक है मिशन वात्सल्य, एक है मिशन शक्ति। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नाना प्रकार की स्कीमें काम करती हैं, ठीक है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने पे जाऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारी सरकार के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, देखिए ई गवर्नेंस की अगर बात करो और इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करो, ओके, तो यहां पे ये स्टेप काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स चलाओ और 3 अम्ब्रेला स्कीम चलाओ तो चीजें थोड़ी क्लियर रहती हैं। 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के नीचे हायरार्की होगी स्कीमों की, जिनको थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर्म 67.7% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो वुमेन और चिल्ड्रन का एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे सरकार का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इसीलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एफिशिएंट तरीके से काम करना ये हमारी एक बड़ी प्रायोरिटी है। इसके लिए टोटल स्कीम्स को 3 स्कीम्स में सेग्रीगेट किया गया है। मिशन शक्ति स्कीम क्या है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स दिए हैं मेन और वुमेन को। तो भाई वुमेन को फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाना, वुमेन को इस लायक बनाना कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड कर सके, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पे जो सोसाइटल बाइसेस हैं जो कि हमेशा से एक वुमेन के अगेंस्ट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस वुमेन को क्रिपल ना कर दें अपने फुल पोटेंशियल को मीट करने से। मिशन वात्सल्य क्या है, दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड with the objective of ensuring the safety and well-being of children। तो सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो मिशन वात्सल्य के अंदर चली जाएंगी। और मिशन पोषण अभियान 2.0, तो इसको बनाया गया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिला के। इससे डिलीवरी, आउटरीच, न्यूट्रिशनल कंटेंट और आउटकम्स व्हेन इट कम्स टू पोषण ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसको मीट किया जाएगा। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ स्कीम में, आगे मैं इसको और एलेबोरेट करूंगा समय आने पे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन। और जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।